सलाम नाज़रीन जो वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। आज मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत बैठी हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं अजमल दीवान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। आए इनसे पूछते हैं कि सर कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस्मान, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना खुसूसी टाइम हमें दिया और अपने बिजी शेड्यूल में से एक स्टार का, एक एक्टर का और एक पर्सनैलिटी का टाइम लेना कितना मुश्किल होता है। और आज के समय मैं बताते चलूँ कि ये इंटरव्यू हम शेड्यूल करते करते हमें कई माह गुजर गए और सर का टाइम लेना हमसे बहुत मुश्किल हुआ। आज लकीली हमें टाइम मिला है। तो आज हमने क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ एक आपके लिए एक्टर भी होंगे, अदाकार भी होंगे, टीवी पे आप इनको जानते हैं, लेकिन हमारा इनसे एक ख़ुसूसी ताल्लुक़ है। मैं इनका स्टूडेंट भी हूँ, ये मेरे टीचर हैं और एक अरसे से कोई 15-18 साल से ये एक ताल्लुक़ है। तो उसी नाते से मुझे आसानी हो गई बड़ी ख़ुसूसी टाइम लेने के लिए कि सर की जितनी भी एक्टिंग के लिहाज से मसरूफ़ियात हैं, अचीवमेंट्स हैं, मैं उन पर सर से बात कर सकूँ। उस्मान वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। असल में आपके लिए टाइम जो है ना वो 24 घंटे है। आपको लगा कि शायद मेरे पास वक्त नहीं है। आप तो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप जब भी आना चाहें आपके लिए वक्त ही वक्त है। बाकी ये जो प्रोफेशनल मसरूफियात होती हैं वो तो ज़ाहिर रहती हैं। इस काम में आने से पहले भी मसरूफ़ थे, आ गए हैं तब भी मसरूफ़ हैं। शो बिज़नेस में मेरी एंट्री जो है वो एक इत्तेफाकन भी कह सकते हो, लेकिन बज़रिया शौक भी कह सकते हो। असल में ये जो मोटिवेशन है ये मुझे स्कूल से हुई है। मेरी आवाज़ अच्छी थी स्कूल में। मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, तमाम तकरीबात में हिस्सा लेता था। साज़ा कराम मेरी बड़ी हौसला अफजाई करते थे और बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। करते कराते फिर कॉलेजेस में, फिर यूनिवर्सिटी में, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे काम में भी निखार आता गया। और वैसे तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक देहात से है। ऐसा देहात के जहाँ पे बिजली मेरे सामने, वहाँ लगे खंबे शंबे, और यूं कह लो तो टीवी भी नहीं था हमारे घर में। तो ये रेडियो पे जो चीज़ें सुनते थे, स्टोरीज़ वगैरह, कहानीज़ वगैरह, कभी कभार होता था कोई टीवी। कभी किसी के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, जाके फिल्म देख ली या कोई मौका बन गया। अदरवाइज ऐसा नहीं था। बस ये यहाँ आने से, लाहौर में आने से ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई। दोस्त मिलते गए काम में। जैसे ही मैं शामिल हुआ इस काम में तो फिर वसाइल और मौक़े अपने आप ही मिलते गए। सर मुझे ये बताएं कि आप एक देहात से बिलोंग करते, फिर आप लाहौर में आए और लाहौर में आके इस एक मसरूफ़ दुनिया में आप भी शामिल हो गए। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि बहुत साल पहले मैंने सन 2006-7 की बात है, आपका एक टीवी पे ड्रामा देखता था, उसमें आप इंस्पेक्टर के रोल में थे। तो वो मुझे बड़ा बहुत खुशी हुई नाज़रीन कि जब मैंने पहली बार देखा कि ये तो हमारे बड़े अज़ीज़ हैं और ये टीवी पे हैं, तो वो उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी। सर आपको कैसा महसूस हुआ जब फर्स्ट टाइम आप टीवी पे अपने आप को खुद देखा तो? टीवी में खुद देखा, जब देखने का शौक तो था कि टीवी में आऊं, लेकिन टीवी में जब आ गए तो पता चला कि हाँ भाई, मैं काम कर सकता हूँ। लोगों की जो दादो तहसीन थी उसने बड़ा हौसला अफजाई की। और वो इब्तदाई ज़ाहिर है कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते चले जाते हैं। वक्त के साथ साथ ग्रूमिंग होती है। पहले जिस तरह के रोल्स मिलते थे, कर लिया करते थे कि चलो यार एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही सही। छोटा मिला रोल या बड़ा करैक्टर करने को मिला, या कोई इंस्पेक्टर का मिल गया, किसी डॉक्टर का मिल गया, ऐसे ही स्टार्ट होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। जैसे आप एक इस्टेब्लिश हो जाते हैं इंडस्ट्री में, आप पता चल जाता है कि हाँ यार ये फलां आर्टिस्ट जो है वो हर किस्म के रोल्स करने की सलाहियत रखता है, तो फिर इंडस्ट्री वो खुद भांप लेती है। कैमरा या ये जो टीवी है वो झूठ नहीं बोलता। वो अब आपको नजर आ रहा होता है कि ये आदमी जो है ये आगे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। काफी सारे हमारे दोस्त आए इंडस्ट्री में जो आए, 1 2 4 साल में रहे और उसके बाद वो चले गए, गायब हो गए। क्योंकि वो गायब इसलिए हुए कि पोटेंशियल नहीं था, काम करने की वो सलाहियत नहीं थी। शौक तो था
लेकिन मेरे शौक के साथ साथ मेरा काम जो है, मेरी एजुकेशन या मेरी शख्सियत जो है वो मुझे बड़ा सपोर्ट करती रही इस हवाले से। तो मैंने बहुत बड़ा काम किया, बड़े से बड़ा रोल किया, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स किए, छोटे भी किए, बड़े काम भी किए, टीवी किया, फिल्म की, थिएटर किया, रेडियो किया, वॉइस ओवर्स किया, कमर्शियल्स बेशुमार किए। तो काम मेरे पोर्टफोलियो में एक वैरायटी ऑफ वर्क है, आप जिसको कह सकते हो कि मेरा कोई ऐसा शोबा रह नहीं गया जिसमें मैंने तबाह आजमाई ना की हो। और तमाम शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पजीराई भी मिली और इज्जत भी मिली। माशाल्लाह काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड आपका पोर्टफोलियो है। मैं खुद भी देखता हूँ कि आप टीवी सीरीज़ में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ में हैं, बल्कि एक तो आपने छोटी-सी एक डॉक्यूमेंट्री भी की है पाकिस्तान डे के हवाले से, तो वो भी एक काफ़ी लाख लोगों ने, मिलियंस लोगों ने देखी है, तो उसमें भी एक काफ़ी लेसन हमें मिलता है। तो सर मुझे ये बताइए कि ये सब चीज़ें आपने कर लीं, ये सारी चीज़ें आपने अचीव भी कर लीं, डाइवर्सिफ़िकेशन भी आपके पोर्टफोलियो में है। तो ये किसी और एक्टर के पास इतनी डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं होती। लोग स्पेसिफ़िक रहना चाहते हैं और उसी के बेस पर खेलते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, आपका एक ड्रामा जीटी रोड है सर। उसमें क्योंकि वो एक फैमिली इश्यूज़ के ऊपर वो ड्रामा बनाया गया, जो हम सब फैमिलीज़ के हम जो भी हैं, उनके अंदर वो इश्यूज़ पाए जाते हैं। तो उस ड्रामे में सर आपका किरदार बहुत खूबसूरत था, आपकी एक्टिंग बहुत खूबसूरत थी। तो जानने वालों को और देखने वालों को आप ये बताइए कि उसमें आपने कितना एन्जॉय किया और कैसे उसको चलाया? उस्मान, वो कैरेक्टर मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आप जैसे यंग कैरेक्टर्स से एकदम आपको कोई मैच्योर किरदार मिलता है, घर के सरबराह का किरदार मिलता है, या कोई बड़ा सेंटिमेंटल किस्म का रोल मिलता है, तो वो यकीनन चैलेंजिंग होता है। इस ड्रामे की खास बात यह है कि ये फैमिली प्ले था। इसमें कोई कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई एक सीन, कोई ऐसा जुमला नहीं है जिसमें आप कह सकते हो कि वो कोई काबिल इतराज चीज हो। मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेस जो हैं वो होने चाहिए। उस ड्रामे में मैं जो रोल कर रहा था, उसमें एक हम दो भाइयों की कहानी है। एक भाई शहर में होता है, मैं मुल्तान शहर में होता हूँ, वो लाहौर शहर में होता है। फिर हमारा रिलेशनशिप ऐसा है क्योंकि मैं वहाँ जाके किसी वहाँ के कल्चर की औरत से शादी कर लेता हूँ, मेरा भाई यहाँ रह जाता है, उसकी औलाद यहाँ होती है, मेरी वहाँ होती है। तो हम थोड़ा सा स्टेटस का फर्क होता है, जैसे आम जिंदगी में होता है कि आप भाई भी हो ना सगा, तो वो भी सोचता है कि यार मैं बेटी जिस भाई के घर दे रहा हूँ या भाई के बेटे को दे रहा हूँ, या बेटा अपनी किसी भाई की बेटी से उसकी शादी करवाने जा रहा है, तो वो सारी चीजें देखते हैं। आया कि वो भाई तो चाहता होता है कि हम भाई आपस में जुड़े रहे, यानी हमारे बच्चों की अगर आपस में शादियां हो जाए तो हम सारी जिंदगी के लिए जुड़े रहेंगे। ये आम ख्याल है। लेकिन उस्मान, एक ऐसा वक्त आता है कि जब औलाद बड़ी हो जाती है, वो फिर उसकी अपनी चॉइसेस होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखें जो माँ बाप को फॉलो करते हैं। माँ बाप ने कहा कि बेटा तेरी शादी हम यहां करने जा रहे हैं, तो बच्चे ने या बच्ची ने कहा कि जी अब्बा जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मगर बदकिस्मती ये है, आज का जो माहौल चल रहा है, जो कल्चर है डेवलप हो चुका है, वो बुजुर्गों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जाता। बल्कि बच्चे ये कहते हैं कि जनाब मैंने तो वहां शादी करनी, जो मेरी पसंद वो है, मैं तो मतलब चाचे की बेटी या ताए की बेटी या बेटा जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो मेरे म्यार के मुताबिक हो। वो सीधी सादी अनपढ़ सी लड़की है, उसका मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकता हूं। ये चीजें जो है ना वो माशरे में, और इन्हीं चीजों की अक्कासी की गई है उस ड्रामे में। ये खास बात सबसे बड़ी ये है, सेंटीमेंट जो उसमें है कि एक तो स्टेटस जो है ऊंच नीच वो दिखाया गया, दो भाइयों की फैमिली बैकग्राउंड और उनके बच्चों का। वो एक गरीब फैमिली है, एक थोड़ा सा बेहतर है लोग। तो ये शहरों का कल्चर भी एक दूसरे से मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस कहानी में या इस ड्रामे में ये खूबसूरती ये है कि आपको नहीं लगेगा कि ये
आपके ये सीन देखे हो नहीं है, आपको दाएं बाएं बहुत सारी फैमिलीज में वो बातें मिल जाएंगी। ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। यस, वो टोटल आपको मिलेगा, हाँ यार ये ऐसा तो होता है। बिल्कुल ये होता है ड्रामा, जो बेसिकली आपकी अखलाकी अकदार की, मुआशरती अकदार की, आपके सोशल जो जो चीजें होती हैं उनकी अक्कासी करता है, उनको फोकस करता है। वही जो जो लाइफ के बिल्कुल करीब चीजें होती हैं वही हिट होती हैं और वही लोगों को खूबसूरत लगती है। तो इसमें आपके बड़े भाई का किरदार में खालिद भट्ट साहब ने जाहिर है जी, खालिद भट्ट साहब जैसा तो आर्टिस्ट भाई सदियों में पैदा होता है। खालिद भट्ट साहब हमारे बल्कि उस्ताद भी हैं और हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत एक साथ काम किया खालिद भट्ट साहब के साथ। कभी भी कोई सीन हो हम उनके पास चले जाते हैं कि सर इसको भट्ट साहब दसो जरा, किस तरह करिए इनू, जरा दूसरी जरा दसो। हमारी रहनुमाई की है उन्हें। वो तो भाई उस्ताद हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया, उनके पास बहुत मालूमात हैं और उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीख के आज हम इस काबिल हुए कि कैमरे के सामने खड़े होते हैं। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी हो तो हमें उसके बराबर हम उसको परफॉर्मेंस शो करते हैं। बात सिर्फ यही है कि जब सीनियर्स जो हैं आपके दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जैसे खालिद भट्ट साहब करते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े अजीम आदमी हैं। मैं हमेशा खुश होता हूँ उनसे मिल के, बल्कि मैं बाकायदा उनसे टाइम भी लेता हूँ और उनके पास मिलने के लिए चला जाता हूँ। नाज़रीन, ये आप देखें कि कितना खूबसूरत एक ड्रामा जीटी रोड, उसमें कितना खूबसूरत लेसन, और उनके लीड एक्टर अजमल दीवान साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये अजमल दीवान साहब ना सिर्फ अंदर से खूबसूरत इंसान हैं, बल्कि इनकी वैसी पर्सनैलिटी बड़ी डैशिंग है और एक हीरो लुक है और माशाल्लाह बहुत फिट इंसान है और अपने आप को बड़ा मेंटेन रखते हैं। तो इनसे इनकी सेहत का राज भी पूछते हैं कि ये ऐसी फिटनेस का क्या राज है सर? उस्मान, जहां तक मेरा तजर्बा है जिंदगी का, तजर्बा ये है कि जब आप दुनिया की हवस, पैसे की हवस लेके जिंदगी गुजारते हैं ना, फिर आपकी मंजिल जो है वो यकीनन अच्छी नहीं होती, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। खूबसूरत रहना, सेहतमंद रहना, फिट रहना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। मैं ये समझता हूं दुनिया की तमाम दौलत एक साइड पे हो जाए, आपकी सेहत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी फिटनेस का जो राज पूछ रहा है वो ये है कि तो मेरा जो हल्का अहबाब है वो आप जैसे यंगस्टर्स के साथ है और ये एनर्जी मुझे मिलती है तो मैं अपने आप को मजीद यंग समझता हूं। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने कभी फजूल किस्म की ख्वाहिशात दिल में पाली नहीं है। फजूल से मुराद यह है कि बहुत शौक होता है इंसान को तरक्की करने का, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का, बहुत सरमाया इकट्ठा करने का। उसके लिए फिर आपको जो है कभी राइट एंड रॉन्ग, फिर उसमें तमीज नहीं रहती। फिर कभी आपके सामने कोई जिस तरह के हालात भी होना, फिर आप किसी बेकसूर को भी रगड़ जाते हैं, फिर नाहक किसी पे जुल्म भी कर जाते हैं, किसी का हक भी मार जाते हैं। ये तमाम तर कर्जा जो है वो आपकी जिंदगी के ऊपर चढ़ रहा होता है। वो कभी ना कभी आपने उसका देना है जिसका आपने हक मारा है। मतलब आप अपने अंदर को साफ रखें, ब्राइट रखें, खौफ खुदा रखें, लोगों की खिदमत का जज्बा रखें, खुश रहें और लोगों को खुश रखें। खुश रखने से जब आप लोगों को खुश रखने की ख्वाहिश रखेंगे, रहमदिली आपके अंदर होगी, मोहब्बत लोगों के लिए आपके अंदर होगी, तो आप यकीन जाने वो अंदर की खूबसूरती जो है वो आपके चेहरे पे और आपकी शख्सियत से साफ नजर आती है। और मैं ये समझता हूं कि मेरी भी फिटनेस का या खुश रहने का राज जो है वो ये है, बड़ी मुख्तसर सी मेरी फैमिली और मुख्तसर से मेरे वसाइल हैं। मेरी को बहुत बड़ी जायदादें नहीं है जिनकी मैं शाम को बैठ के हिसाब किताब करूं, सर पकड़ के बैठा रहूं, बिल्कुल भी नहीं है उस्मान, और शौक भी कभी नहीं था। मैं कहता हूं, मेरी अक्सर दुआ होती है कि या अल्लाह बस किसी का मोहताज मत करना, अपने वसाइल से अपनी जनाब से अता करना,
और मैं उसी में खुश रहना चाहता हूँ। मेरी फैमिली खुश रहे, मैं खुश रहूँ, मेरे दोस्त खुश रहें, मेरी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचता रहे। ये मेरी ख्वाहिशात है और यही मेरा अंदर और यही मेरा बाहर, इस वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम्हारे सामने फिट हूँ। ये नाज़रीन आपने देखा कि कितनी खूबसूरत बातें हैं कि एक इंसान नफ्स का गुलाम जब हो जाता है ना, तो वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता। तो सर ने ऐसी कोई नुकसानी ख्वाहिशात नहीं रखी। अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पे वो बिल्कुल एक शुक्र करके गुज़ारा भी करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़ारा करते हैं। तो अब मैं मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। सर आप मुझे ये बताएँ कि लेटेस्ट जो आपका ड्रामा था इंतहाए इश्क, तो न्यू जनरेशन जो है जो वो उन एक्टर्स को बड़ा फ़ॉलो करती है। इसमें जुनैद हैं या हिबा हैं, तो उस ड्रामे में आपका क्या किरदार था और उन को एक्टर्स के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? ड्रामा बहुत अच्छा था। ड्रामे में जैसे मैंने आपको जीटी रोड का जिक्र किया है, बेसिकली ये प्रोडक्शन सेम ही लोगों की थी, अच्छे प्रोड्यूसर अच्छा काम करते हैं। कहानी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो सबको अच्छी लगती है। इस कहानी का भी बिल्कुल मतलब समझ लो कि ट्रैक वही है। इस कहानी में भी दो भाइयों की कहानी है जी, जी, जी। और उस कहानी में भी मैं छोटा भाई था, इस कहानी में मैं छोटा भाई हूं। और उस कहानी में भी मैं बेटी का बाप था, इस कहानी में मैं बेटी का बाप। मुमासलत काफ़ी ज़्यादा है इसमें। मसलत ये है, नहीं मुझे मुझे लगा कि शायद मेरा फेस इनोसेंट हो गया है, या मैं मतलब मेरी परफॉर्मेंस में लगता है कि मैं वाकई एक रहमदिल आदमी हूं, और रहमदिल आदमी ही एक बेटी का बाप हो सकता है। क्योंकि इस कहानी का भी जो कहानी है, जो इसकी जो आप बता रहे हैं ड्रामा इंतहा इश्क की, वो भी कहानी कुछ इस तरह ही है कि मेरी छोटी सी फैमिली होती है, बेटी होती है, और हम एक भाई मेरे साथ घर में, हम एक घर में रहते हैं, उसका एक बेटा होता है। हम भाई दोनों चाहते होते हैं कि हमारा रिश्ता जुड़ा रहे और मेरी बेटी का उसके बेटे के साथ ब्याह हो जाए, और बच्चे भी चाहते होते हैं। ज़ाहिर है एक घर में बड़े हुए हैं, इतनी अटैचमेंट तो होती है, और ये निज़ाम कुदरत है, और हर हर कोई यही चाहता है कि यार घर दे बच्चे घारे ची रह जाने चाहिए ने। बिल्कुल। मगर इसमें भी औरत, जहां हर ड्रामे में आप देखते हो कि औरत विलन है, इस ड्रामे में भी औरत एक विलन है। मेरी जो भाभी होती है, भाई की बेटी, बीवी जो है, वो विलन का रोल उसने किया। वो नहीं चाहती होती कि ये जो है ये मेरे घर में आए। वो फिर दराड़ें पैदा करती है, वो झूठ बोलती है, वो बीच में अपने शैतानी जो उसके करतूत होते हैं वो करने के साथ साथ हम भाइयों को आखिरकार एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती है। हम जुदा हो जाते हैं, वो घर सेपरेट हो जाते हैं हमारे, बिक जाता है घर, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाता है, मेरे भाई का हिस्सा उसे मिल जाता है। तो मैं अपने घर में चला जाता हूं अलग घर खरीद के, तो भाई अलग अलग हो जाते हैं हम। वहीं से कहानी ये उसी तरह की है। उसमें भी बिल्कुल इस कहानी में कोई शक नहीं है कि खूबसूरत टर्निंग्स हैं फैमिली के, रिश्तों के, ये जुगाड़ जो होते हैं, छोटे छोटे मामलात, और वो चीज़ें जो पसे पर्दा खराब कर रही होती हैं, फैमिली मैटर्स को बिगाड़ रही होती हैं, उनको भी हाईलाइट किया गया है कि आप लोग देखते तो हो कि यार ये कैसे भाई कैसे लड़ पड़े भाई। तो भाई लड़ने की वजह इस ड्रामे में आपको कैरेक्टर दिखा रहे होते हैं कि हाँ यार, ये पीठ पीछे जब आदमी चला गया तो औरत क्या प्लान कर रही है, जब आदमी आ जाता है, शोहर आ जाते, तो उसके सामने कैसे वो एक मासूम बन जाती हैं। ये चीजें होती हैं, हर आदमी को ये सोचना भी चाहिए। आदमी बुलंद सोच रखे, अगर आदमी मजबूत हो तो घर के सारे किरदार जो हैं वो काबू करके रखता है। मगर ये है कि कुछ बेचारे शोहर जो होते हैं वो बड़े नाजुक दिल के होते हैं मेरी तरह के, तो वो आ जाते हैं बातों में कि चलो ठीक है यार, बहलावे में जिसने जहां मोड़ दिया मुड़ गए। तो मैं भी उसी तरह का आदमी हूं, मेरा भी दिल ऐसा ही है कि मुझे जो भी जहां जैसे कायल करना चाहता है मैं हो जाता हूँ। सर एक सवाल के जो कि हर इंसान के दिल में उठता है, जो भी व्यूअर्स देख रहे होते हैं, कि ये ड्रामा इंडस्ट्री शोबिस में क्या मुआवजा डिमांड करते होंगे आप सर? यार ये तो खैर बिल्कुल अजीब सी बात है उस्मान। मुआवजा जो होता है ये हर प्रोजेक्ट का एक अलग मुआवजा होता है।
आप बार्गेन करते हो प्रोड्यूसर के साथ, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा आप डाउन होते हो, आप डाउन होते हो, थोड़ा वो आप होते हैं, तो कहीं ना कहीं मिल मिला के कोई अच्छी अमाउंट डिसाइड हो जाती है, तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो चल पड़ता है। तो इसी तरह ही है, मतलब कुछ अ, थोड़े माड़े प्रोड्यूसर भी होते हैं जिनकी इज्जत रखनी पड़ती है कि सर असी थोड़ा जा मेहरबानी छड्ड दे, तो वो हम कर लेते हैं। ऐसा इश्यू नहीं है कि एक बाटा रेट नहीं होता। एक्टर जो है वो वो हो जाता है, वो कहता है ठीक है यार चलो कोई नहीं है, इज्जत रखते हैं एक दूसरे की। और फिर बजट जो है वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, खास तौर पे बजट तो जहां होता है, लेकिन बजट से ज्यादा जो है वो मैं कैरेक्टर को देखता हूं कि ये कैरेक्टर मेरे लिए मुझे अच्छा लगा, और तो उसमें हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बजट में भी कर लेते हैं। अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर अगर भगाना है तो कहते हैं कि भाई ज्यादा पैसे मांग लेते हैं कि यार नहीं ये नहीं करते। जब करना ही नहीं होता तो फिर पैसे ज्यादा ज्यादा मांग लिए तो फिर हो गई तो हो ये गई, भी एक इनकार करने का तरीका है। ऐसा ही है। तो मुझे बताइए कि सर कि आपके इंडस्ट्री में कितने दोस्त हैं, कोई करीबी दोस्त? इंडस्ट्री में मेरे सारे ही दोस्त हैं, जिन जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो सब दोस्त हैं। मेरी कभी किसी के साथ अनबन नहीं हुई, मैंने किसी की लेग पुलिंग नहीं की, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मोहब्बतें बांटता हूँ, दोस्तियां बनाता हूँ। नफरत वगैरह ये चीज़ से बिल्कुल मुझे खुद नफरत है। जो लोग एक दूसरे को काटते हैं या किसी के रिस्क पे शब खून मारते हैं, या यूं कह लो कि ये बहुत होती हैं चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में भी, कि आप उठ के गए तो पीछे से जो दो कैरेक्टर बैठे हुए वो आपकी बुराई शुरू कर देंगे, अगर उनमें से कोई उठ के गया तो हम बुराई शुरू कर देंगे। तो ये सिलसिला हर जगह पे है, हर प्रोफेशन में है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है, मैं जहां भी रहा, जिन लोगों के साथ भी काम किया, डिवोशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ, वो जिसके पैसे लग रहे होते हैं उनका एहसास किया कि नहीं यार, ये काम जो है वो ईमानदारी से करके ही आप अपना रिस्क हलाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने हैंगी भैंगी मारी, कहीं झूठ बोला, किसी को नुकसान पहुंचाया, तो हराम रिस्क की बेशुमार वेराइटीज हैं। वो आपको लग नहीं रहा होता लेकिन आप कर रहे होते हैं। सियासत में कोई दिलचस्पी है आपको सर? सियासत में दिलचस्पी बहुत होती थी किसी दौर में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बहुत दिलचस्पी थी, करते थे पॉलिटिशियंस के साथ, उनकी वोटों के लिए भागते थे, उनके लिए जनाब बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज करते थे, स्टेज सेक्रेटरी बनते थे, और ये वो पता नहीं क्या क्या करते थे। लेकिन मुझे अब आके महसूस ये हुआ कि यार वो हमें बेवकूफ शायद बनाते थे, और ये हम लोग फूल बन जाते हैं। अब बड़ी आसानी से हमें बना दिया जाता है, ये लॉलीपॉप दे के, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जनाब ये लीडर आएगा तो जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, कि यहाँ जनाब सड़कों के जाल बिछ जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी, फला बन जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं जब से होश संभाला है ना, ये देखता चला आ रहा हूं, ये देखता चला आ रहा हूं, कहीं कोई लीडर, कहीं कोई चीज मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार ये अब हमारी किस्मत। अब यकीन जन मैं अब सोचता हूं कि यार हमारे बाद हमारे बच्चे भी बेचारे ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे, कल की उम्मीद पे। अब आके महसूस हुआ था, ये एक तब्दीली आई, तब्दीली बड़ी पॉजिटिव तब्दीली है मैं समझता हूं। सियासत आती हो या ना आती हो उस्मान, लीडर का ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपका लीडर ईमानदार नहीं है, जिस कौम का लीडर ईमानदार नहीं है सर, उस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। बेड़ा कर दिया इन सियासतदानों ने पाकिस्तान का, पाकिस्तान के वसाइल नोच खा गए। क्या रहा है पाकिस्तान, क्यों दुनिया से क्यों पीछे क्यों है? आखिर वजह सिर्फ ये है, इन जालिमों ने हम हम अवाम का पैसा लूट खसूट, गरीबों के बेचारों के पैसे, आज तू देख क्या हालात हैं। खाने पीने की चीजों तक आपकी रसाई नामुमकिन हो गई है। एक गरीब आदमी किस तरह गुजारा करता होगा? हम सफेद पोश लोग हैं ना, हमने भरम रखा हुआ है, हमने भरम रखा हुआ है कि चलो यार साफ सुथरे कपड़े पहन के बाहर जाते हैं, लोग समझते हैं हाँ यार ये तो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, गाड़ी शाड़ी में चले गए। और लेकिन सबको पता है कि गाड़ी है, गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं है,
आपके पास जनाब ये एयर कंडीशन लगे हुए हैं घरों में, सब कुछ है, लेकिन बिल के पैसे नहीं है। ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? आपकी खुशहाली जो है वो आपकी यहां पे है। जिस वक्त हमारी पाकिस्तान की आवाम बदलेगी, उसका उसका मेंटल लेवल बदलेगा, सोच बदलेगी, जिस दिन वो अपने हक के लिए स्टैंड लेगी, किसी भी बड़ी ताकत के सामने स्टैंड लेगी, तब जाके इस मुल्क के हालात बदलेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि सर अजमल दीवान साहब ने कितनी खूबसूरत बातें की, कितनी एक पुरकशिश एक मीटिंग इनके साथ रही और नौजवानों के लिए एक मशाल राह भी हैं। आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या अगर आप शोबिज़ में आना चाहते हैं या अगर आप किसी भी एस्पेक्ट पे आप सर से बात आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इसी एक इंटरव्यू में मिल गए होंगे। और सर ने सियासत पे भी एक बड़ी ही इत्तेदाल की बात की है कि जो भी है कि एक ईमानदार लीडर की वजह से ही कौमों का नसीब संवरता है। हमारे आने वाली जनरेशन्स के बारे में एक फ़िक्रमंद है कि हमने तो गुज़ार ली, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन के बारे में एक ईमानदार लीडर आएगा और इस मुल्क को तरक्की याफ़्ता बनाएगा। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह वी विल मीट यू सून। Once again, welcome. You are always welcome. थैंक यू सर।